हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ग्लोबल स्टडी एसके। कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं कार्बनिक यौगिक के जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में। आज हम बात करेंगे या ऑर्गेनिक कंपाउंड या वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं, किन्हें हम कार्बनिक कंपाउंड कह सकते हैं, क्या पुरानी थ्योरी क्या रही और फिर उसमें क्या बदलाव हुए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसकी भूल के मत करना, मार्क्स दिलाएगा। चलते हैं। क्या है? वर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। वर्जीलियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कार्बनिक जो यौगिक हैं वो केवल और केवल सजीवों से ही प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा जो कार्बनिक यौगिक जो हैं, जिन्हें हम कार्बनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं, वो केवल सजीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं, लिविंग थिंग से ही प्राप्त होंगे, क्योंकि सजीवों में जैव शक्ति होती है। उन्हें क्या होती है? जैव शक्ति या वाइटल फोर्स जिसे बोलते हैं, वो उनके सजीवों के अंदर होती है। तो उन्होंने कहा कि जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं या कार्बनिक यौगिक हैं वो सजीवों से ही प्राप्त होंगे। लेकिन उनके एक शिष्य आए जिनका नाम था फ्रेडरिक वेलर, उनके ही चेले थे और उनकी जो ये थ्योरी थी काफ़ी समय तक चलती रही। लेकिन जब उनके ये शिष्य आए वेलर साहब, तो इन्होंने क्या किया, अपने गुरुजी का ये सिस्टम बदल दिया पूरा। उनकी थ्योरी गड़बड़ कर दी। क्या किया उन्होंने कहा कि हम अमोनियम साइनाइड को लेते हैं। क्या? अमोनियम साइनाइड को जब हम लेते हैं और उसको प्रयोगशाला में हीट किया जाता है तो हमें यूरिया प्राप्त होती है, और वो क्या है? वो एक कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक है। यानी कि अमोनियम साइनाइड से उन्होंने यूरिया बनाया। तो वेलर साहब क्या कहते हैं जरा देखो। वेलर साहब ने क्या किया, वेलर ने प्रयोगशाला में निर्जीव जैसे अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया प्राप्त किया। क्या? यूरिया प्राप्त किया। उन्होंने एक प्रयोगशाला में जब देख रहे थे तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट टाइप किया और उन्होंने देखा कि उन्होंने अमोनियम साइनाइड्स को जब हीट किया तो उन्होंने पाया कि हमें जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है? वो यूरिया प्राप्त हो रहा है। अमोनियम साइनाइड को हीट करने के बाद उनको यूरिया प्राप्त हुआ। ठीक है, यूरिया प्राप्त किया, जो एक क्या है, जो एक कार्बनिक यौगिक है। जो यूरिया तो क्या है, वो एक कार्बनिक यौगिक है। अतः जैव शक्ति सिद्धांत खंडित हो गया। जैव शक्ति सिद्धांत ये कहता था ये केवल सजीवों से प्राप्त होता है, लेकिन बेटा यहाँ क्या है, ये निर्जीव है। अमोनियम साइनाइड ले रहे वो क्या है, एक निर्जीव अवस्था में है। और जब निर्जीव अवस्था में है और निर्जीव से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, यूरिया। यानी कि यूरिया क्या है? यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, और इस क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, तो फिर कार्बनिक पदार्थ है और ये क्या है, निर्जीव से प्राप्त किया गया। और ये कह रहे थे कि जो कार्बनिक जो यौगिक है वो सजीव से प्राप्त होंगे। तो इन्होंने वेलर जो थे, इनके शिष्य, इन्होंने अपने गुरु की थ्योरी क्या किया, फेल कर दिया। बात समझ गए? प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा हुआ? यूरिया ही हुआ। क्या है? यूरिया। कार्बनिक यौगिक अगर प्रयोगशाला से प्राप्त हुआ है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो उसको। क्या है? प्रयोगशाला में सबसे पहले कोई कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक कंपाउंड्स प्राप्त किया गया है वो क्या है? यूरिया है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक की आधुनिक परिभाषा क्या है वो देखते हैं। क्या है परिभाषा आधुनिक? आधुनिक परिभाषा कार्बनिक क्या है ये देखते हैं। जिन यौगिकों में, जरा ध्यान से बड़ा देखना इसको, जिन यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हो। कोई ऐसा यौगिक हो बेटा जिसके अंदर कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन की बात हम कर रहे हैं और साथ में कोई और भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन जरूर होने चाहिए उस यौगिक में, तो उसको हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे। एक बात फिर समझो, जिन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हों, ये बिल्कुल नहीं है कि उसके साथ कोई और चीज हो या ना हो, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है
ठीक है। बात क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होने चाहिए। क्या समस्या है भाई? उपस्थित हों वह कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। उन्हें क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे, ठीक है। तथा कार्बनिक यौगिक के व्युत्पन्न जो होंगे, इनके जो व्युत्पन्न होंगे उनको भी कार्बनिक यौगिक, क्योंकि उसमें जब व्युत्पन्न होंगे तो उसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। एक बात फिर समझ लो, जिन यौग में कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, साथ में चाहे कुछ भी हो, फास्फोरस हो या क्लोरीन हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या हो? ये चीज़ें, अगर ये चीज़ें हैं तो क्या हो? वो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात समझते चलें आप लोग। हाँ, कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे, ठीक है। अब क्या है इंपॉर्टेंट देख ले, कार्बनिक यौगिक अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं? सजीवों से प्राप्त होते हैं। ये बात इन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा केवल सजीव प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है अधिकतर जो है कार्बनिक यौगिक कहाँ से होते हैं? वो लिविंग थिंग से प्राप्त होते हैं। ये बात क्लियर हुई? सजीवों से प्राप्त होते हैं। और CO2 अकार्बनिक यौगिक है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें हाइड्रोजन नहीं है कहीं पर। क्या है? कहीं पर हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए। कार्बनिक यौगिक का अध्ययन कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो हमने देखा वर्जिलियस का जैव शक्ति सिद्धांत क्या कह रहा था, ठीक है। और फ्रेडरिक ने फिर क्या किया? उसको बदल दिया। उन्होंने क्या किया? निर्जीव से क्या बना? कार्बनिक पदार्थ बनाया, और ये कह सजीव से बनेगा। क्लियर हुआ? फिर इनकी जो वेलर साहब ने क्या कहा, और एक नई जो दी परिभाषा वो क्या दी? जिन यौगिक में क्या हो? हाइड्रोजन और कार्बन हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक कहेंगे। अन्य साथ में हो से मतलब नहीं है। ये बात क्लियर हुई? अब कार्बनिक यौगिक के क्या विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। तत्व क्या है इनमें? होनी चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन, वो क्या होनी चाहिए? हमेशा होनी चाहिए, सदैव होनी चाहिए। और साथ में अगर ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर ये होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कार्बनिक यौगिक ही कहलाएंगे। एग्जाम्पल में आप देख रहे हो CH4, C2H6, C3OH। लेकिन इसमें क्या है बेटा? ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अब ऑक्सीजन निकल ये कार्बनिक यौगिक कहलाए। क्यों? क्यों? इसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से मतलब है, तो ये क्या कहलाएंगे? कार्बनिक यौगिक ही कहलाएंगे। स्रोत क्या है? अधिकतर हम सजीव से ही प्राप्त करते हैं। ये क्या है? अधिकतर हम लिविंग थिंग से ही कार्बनिक यौगिक प्राप्त करते हैं। गलनांक और कथनांक का कम होता है। क्यों? कि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है या सहसंयोजी बंध होता है। क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड? हमने बताया था आपका, कार्बन की क्या है? बाहर कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 वैलेंसी, ठीक है। तो क्या करते हैं? ये शेयर करते हैं, किसी को दे तो नहीं सकते हैं, है ना, तो पूरा सिस्टम बढ़ जाएगा। तो क्या करें? और हाइड्रोजन कितनी? 1 होती है, तो ये भी किसी को देकर अपने आप खत्म नहीं करेंगे, तो ये क्या? शेयरिंग करते हैं बेटा। क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। मान लो ऊपर भी एक हाइड्रोजन हो गया और इधर भी एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, तो ये ऐसे शेयरिंग करेंगे। हाइड्रोजन ने अपनी शेयरिंग कर ली। क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। अब कार्बन क्या करेगा? कार्बन भी ये शेयर करेगा, ठीक है। कार्बन भी अपनी क्या कर लेगा? पूरे 8 कर लेगा। कैसे कर लेगा? 8। देखिए आप, देखो इसके भी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। और हाइड्रोजन के क्या हैं? ये भी कितने हो गए? 2 हो गए। तो ये क्या कर? कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजन बंध बनाता है। इसलिए कैसे? तो वीक बंद होता है। इनके अंदर क्या होता है? वीक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। आप समझ इस बात को? बंद क्या होता है? सहसंयोजन बंद बता रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये बताया हमने आपको। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। विलयता, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड है तो कार्बनिक जो विलायक होंगे उनमें, यानी कि जैसा तैसे में मिलेगा। जुए वाले जुए के साथ बैठेगा, अच्छा शरीफ शरीफवादी के साथ बैठेगा, पढ़ने वाला पढ़ने वाले के साथ बैठेगा। सेम कहानी क्या है? जैसे कि तैसे के साथ जाएगा। क्या है? कार्बनिक विलायक होंगे तो कार्बनिक विलायकों में ही ये मिलेगा, जैसे कि अल्कोहल है, ईथर है, इनमें ही ये विलय होते हैं, यानी घुलनशील है, सोलुबल होते हैं। अब क्रिया गति कम होती है। क्या होती है? अब क्रिया गति क्या कम होती है? समय व्यवस्था दिखाते हैं, यानी कि आइसोमेरिक क्या मतलब है?
आप ये देख रहे हैं यहाँ OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या ऑक्सीजन क्या है बीच में आ गई। लेकिन एक बात देखनी होगी हमें, इसमें जो हाइड्रोजन संख्या कितनी है, देखो आप, कार्बन संख्या 2 हो गई और 3 हाइड्रोजन, ये 2 ही और 1 ही, यानी कि 3 हाइड्रोजन यानी 6 हाइड्रोजन। सेम इसी में 3 हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन ये, कितने हुए 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन, सेम। यानी कि केमिकल फार्मूला जो होगा वो तो यही रहेगा, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो अलग अलग बन जाएगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो अलग होगा। इसलिए समयवरता दिखाते कौन, कार्बनिक कंपाउंड। बहुलकता दिखाई जाती है, बहुलकता आप देख लीजिए, इसको थोड़ा आगे बनाते हैं। यानी कि क्या रेशियो सेम है लेकिन बहुलकता दिखाई जाएगी, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा इनका भी, देखिए आप, ठीक है। यानी कि बॉन्डिंग बढ़ जाएगी इनके अंदर, ठीक है, आप देख रहे हो ना, इस प्रकार से ये दिखाए जाएंगे, बहुलकता दिखाई जाएगी। क्या बहुलकता, ये 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन ये रखेंगे, यानी कि बहुलकता दिखाएंगे। इस प्रकार से हमने आज देखा कि कार्बनिक कंपाउंड क्या है, क्या बर्जीलियस की थ्योरी थी, क्या उन्होंने वोल्ट साहब ने जो थ्योरी दी उनके शिष्य थे, यानी कि आधुनिक थ्योरी क्या है, इन सब के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही छोटे से वीडियो में समाप्त कर लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको हमारी और भी वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाएं, उनको ज़रूर देखें ताकि आप उसका लाभ उठा सकें और अपने बोर्ड डायग्राम में अच्छे मार्क्स ला सकें। चैनल अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और आपने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।